रेड बुल दुनिया के सबसे पहचानने योग्य ब्रांडों में से एक है। इसे 170 से अधिक देशों में वितरित किया जाता है और हर साल लगभग 7.9 बिलियन कैन बेचे जाते हैं। यह हर व्यक्ति के लिए एक कैन से भी अधिक है। यह कैफीन से भरी हुई पेय उन कार्यालय कर्मचारियों और परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय है जो थकान महसूस करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे मूल रूप से थाईलैंड के श्रमिक वर्ग को लक्षित किया गया था, या यह कि इसे एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आविष्कार किया गया था जो कभी एक गरीब बतख किसान था। जब रेड बुल पहली बार बाजार में आया तो इसका कोई मुकाबला नहीं था। एनर्जी ड्रिंक का बाजार अस्तित्व में नहीं था और अधिकांश लोग मानते थे कि रेड बुल असफल हो जाएगा। लेकिन इसके संस्थापकों के पास एक अलग विचार था। उन्हें अपने अनूठे विचार पर विश्वास था और अपने अंतर्ज्ञान का पालन करते हुए उन्होंने एक विशेष बाजार को $1 अरब की वैश्विक उद्योग में बदल दिया। क्या आप रेड बुल के अनोखे इतिहास को जानने और साथ ही कुछ दिलचस्प बिजनेस सबक सीखने के लिए तैयार हैं? चालियो युविडिया एक दिन थाईलैंड के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे, लेकिन उनके शुरुआती जीवन को देखकर आप उनके इस सफलता की कहानी का अंदाजा नहीं लगा सकते थे। चालियो का जीवन बेहद एकांत प्रिय था और उन्होंने शायद ही कभी कोई इंटरव्यू दिया। वास्तव में वे इतने गोपनीय थे कि उनकी सटीक जन्मतिथि आज तक कभी पुष्टि नहीं हो पाई। जो कुछ उनके बारे में पता है वह यह है कि उनका जन्म उत्तरी थाईलैंड के फिचित प्रांत में हुआ था। उनके माता पिता गरीब चीनी अप्रवासी थे जो बतख पालते थे और फल बेचकर गुजारा करते थे। अपनी गरीब पृष्ठभूमि के कारण चालियो को औपचारिक शिक्षा का अधिक अवसर नहीं मिला। बचपन से ही वे अपने माता पिता की खेत में मदद करते थे, लेकिन आय बहुत कम थी। अंततः उन्होंने कुछ बेहतर करने का निर्णय लिया। एक बेहतर जीवन की तलाश में युवा चालियो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक चले गए, जो एक व्यस्त और तेजी से विकसित हो रहा शहर था। परिवर्तन बहुत बड़ा था, लेकिन शहर की रोमांचक जीवन शैली के बावजूद उनके लिए जीवन आसान नहीं हुआ। उनकी मुख्य विशेषज्ञता बतख पालन और फल बेचना था, और बिना शिक्षा के जीवन की चुनौतियां बढ़ गईं। उन्हें गुजारा करने के लिए कई अजीबोगरीब काम करने पड़े। कुछ समय तक बस ड्राइवर और फार्मास्यूटिकल सेल्समैन के रूप में काम करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि अब अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का समय आ गया है। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम TC फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज रखा, जो एंटीबायोटिक्स और कॉस्मेटिक्स का उत्पादन और आयात करती थी। कोई नहीं जानता था कि उनकी कंपनी का एक भविष्य का पेय एक दिन चालियो की पूरी जिंदगी बदल देगा। चालियो की फार्मास्यूटिकल कंपनी अच्छा काम कर रही थी और नई आय ने उन्हें और भी रचनात्मक बनने का अवसर दिया। उस समय लोग एनर्जी ड्रिंक्स जरूरत के हिसाब से पीते थे, न कि मजे के लिए। अधिकांश एनर्जी ड्रिंक्स का स्वाद अच्छा नहीं होता था और उनमें दवा जैसी गंध और स्वाद होते थे। यहाँ तक कि बाजार के प्रमुख लिपोविटान को भी यही समस्या थी। चालियो ने इस समस्या का समाधान करने का निर्णय लिया। उन्होंने चीजों को मिलाना शुरू किया और 1976 में एक दिलचस्प सिरप तैयार किया जिसे उन्होंने क्रेटिंग डैंग नाम दिया। क्रेटिंग डैंग का अर्थ है लाल सांड या रेड बुल, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कहानी किस ओर जा रही है। उस समय चालियो को यह अंदाजा नहीं था कि उनका पेय कितना बड़ा ब्रांड बन जाएगा, और शायद बहुत से विशेषज्ञ भी इसका अनुमान नहीं लगा सकते थे। दरअसल चालियो का पेय शुरुआत में इतना सफल नहीं था। इसे शुरू में सिर्फ फार्मेसी में बेचा जाता था और बैंकॉक के उच्च वर्ग की बजाय इसे ग्रामीण थाई मजदूरों के लिए एक ताजगी देने वाले पेय के रूप में प्रचारित किया गया, जो काम के दौरान थोड़ी ऊर्जा की जरूरत महसूस करते थे। लेकिन जैसे जैसे थाईलैंड की अर्थव्यवस्था औद्योगिक होती गई, क्रेटिंग डैंग धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा। अधिक से अधिक लोगों को यह समझ में आया कि खेती के अलावा आजीविका कमाने के और भी फायदेमंद तरीके हैं। ट्रक और टैक्सी ड्राइवरों, फैक्ट्री और निर्माण कार्यकर्ताओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई। चालियो ने हमेशा अपने पेय को एक उत्तेजक पेय के रूप में प्रचारित किया, जो गति, सहन शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार करता था। और यही वह चीज थी जिसकी थके हुए मजदूरों और लंबी दूरी के थके ट्रक ड्राइवरों को जरूरत थी। श्रमिक वर्ग ने इस पेय को पसंद किया और कुछ ही वर्षों में क्रेटिंग डैंग देश का सबसे अधिक बिकने वाला एनर्जी ड्रिंक बन गया। चालियो के दूसरे सबसे बड़े बेटे सराबुत के अनुसार क्रेटिंग डैंग ने अपने प्रतिस्पर्धियों से खुद को अलग किया क्योंकि इसने बैंकॉक के बाहर के ब्लू कॉलर मजदूरों को लक्षित किया। मेरे पिता ने ब्रांड निर्माण पर जोर दिया, जो उस समय तक व्यापक रूप से उपयोग में नहीं था।
उन्होंने पहले प्रांतीय बाजार में कदम रखा और ट्रक ड्राइवरों को मुफ्त नमूने वितरित करके एक ठोस आधार बनाया। क्रेटिंग डैंग की श्रमिक वर्ग की छवि को और भी मजबूत किया गया जब थाईलैंड के बॉक्सिंग मैचों को प्रायोजित किया गया, जहां इन आयोजनों में 2 लाल सांडों वाले लोगों को प्रदर्शित किया गया। चालियो का उद्देश्य अपने पेय और थाईलैंड के प्रिय खेल के बीच एक स्थायी संबंध बनाना था, और निश्चित रूप से लोगो भी बहुत सोच समझकर बनाया गया था। 2 टकराते हुए सांड ताकत का प्रतीक है, लाल रंग दृढ़ता को दर्शाता है और सूरज की पृष्ठभूमि ऊर्जा का प्रतीक है। लेकिन क्या एक आकर्षक लोगो और हाई प्रोफाइल प्रायोजन पर्याप्त थे? क्रेटिंग डैंग सफल रहा और 1980 के दशक में चालियो ने अपने प्रिय पेय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचना शुरू किया, पहले सिंगापुर और फिर हांगकांग में। लेकिन जल्द ही इसका विस्तार बहुत आगे बढ़ने वाला था, जितना चालियो ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। 1982 में एक व्यापारिक यात्रा के दौरान ऑस्ट्रियाई सेल्समैन डिट्रिच मातेशिट्स को थाईलैंड में एक एनर्जी ड्रिंक मिला जिसका नाम था क्रेटिंग डैंग। डिट्रिच मातेशिट्स इस ड्रिंक की जेट लैग मिटाने वाली खासियत से बेहद प्रभावित हुए और तुरंत इसके प्रशंसक बन गए। डिट्रिच का जन्म 20 मई 1944 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव सैंक्ट मारिन में हुआ था। जब क्रेटिंग डैंग ने पहली बार उनके होठों को छुआ, तब तक वह एक सफल सेल्स और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में अपना करियर बना चुके थे। उन्होंने मुख्य रूप से शैम्पू और टूथपेस्ट कंपनियों के लिए काम किया था, न कि एनर्जी ड्रिंक निर्माताओं के लिए। अपने काम के सिलसिले में डिट्रिच ने कई देशों की यात्राएं की, लेकिन धीरे धीरे वे अपने काम से बोर होने लगे थे। उन्होंने थाईलैंड की यात्रा का आनंद लिया था और क्रेटिंग डैंग के रूप में उन्हें जादुई जेट लैग का उपाय मिला। लेकिन असली बदलाव तब हुआ जब उन्होंने हांगकांग की यात्रा की। अपने हांगकांग प्रवास के दौरान डिट्रिच ने एक समाचार लेख पढ़ा जिसमें बताया गया था कि लिपोविटान जापान के सबसे बड़े करदाताओं में से एक था। डिट्रिच, जो एक मार्केटिंग जीनियस थे, तुरंत समझ गए कि यह एक व्यावसायिक अवसर है जिसे वे गंवा नहीं सकते। उन्होंने देखा कि एशिया में ये एनर्जी ड्रिंक कितने सफल हो रहे थे और उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पश्चिमी देशों में ऐसा कुछ नहीं था और वे पहले ही इसके वैश्विक सफलता की कल्पना करने लगे थे। समय बर्बाद न करते हुए उन्होंने तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दी और चालियो से संपर्क किया। शुरुआत में चालियो हिचकिचा रहे थे, लेकिन डिट्रिच ने जल्द ही उन्हें मना लिया। दोनों ने $5 लाख का निवेश किया और 1984 में रेड बुल की स्थापना की गई। नवाचार अक्सर प्रतिरोध का सामना करता है और इस बार भी कोई अलग बात नहीं थी। जब रेड बुल लॉन्च की तैयारी की जा रही थी तो उनकी योजनाओं को अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। ट्रायल ग्रुप्स ने कहा कि इस पेय का स्वाद खराब है और यह मुंह में चिपचिपा एहसास छोड़ता है। बाजार अनुसंधान के नतीजे भी उत्साहजनक नहीं थे। लोगों ने कहा कि रेड बुल असफल हो जाएगा। उनका मानना था कि यह पेय बहुत अस्वस्थ था और न ही इसका लोगो और न ही ब्रांड का नाम आकर्षक था। सिफारिश यह थी कि इस परियोजना को रद्द कर दिया जाए। हालांकि इस आलोचनात्मक आवाजों का सामना कर कई लोग हार मान लेते, लेकिन डिट्रिच ने अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया। उन्हें विश्वास था कि उनके हाथ में कुछ बेहतरीन है और उन्होंने अपने विजन को आगे बढ़ाया। लेकिन ऑस्ट्रियाई बाजार में रेड बुल को लाने से पहले बहुत कुछ किया जाना बाकी था। अगले 3 साल इस पेय को पश्चिमी स्वाद के अनुरूप बनाने और ब्रांड की मार्केटिंग रणनीति को सुधारने में बिताए गए। डिट्रिच ने पेय को कार्बोनेट करने और इसे और खास दिखाने का फैसला किया। उन्होंने बोतल की पैकेजिंग को बदलकर एक पतले सिल्वर कैन में बदल दिया। वर्षों तक फॉर्मूला पर काम करने के बाद आखिरकार 1987 में रेड बुल लॉन्च किया गया और 1988 तक उन्होंने 1.2 मिलियन बॉक्स बेच दिए थे। इस पेय को व्यापक रूप से पहला एनर्जी ड्रिंक माना गया, जिसने पूर्व से लेकर पश्चिम तक के उपभोक्ताओं का दिल जीत लिया। इस पेय की ऊर्जा बढ़ाने वाली खासियत ने थके हुए ऑफिस कर्मचारियों और परीक्षा की तैयारी करने वाले कॉलेज छात्रों को अपना प्रशंसक बना लिया और रेड बुल की सफलता ने चालियो और डिट्रिच दोनों को अरबपति बना दिया। यह दिखाता है कि अपने अंतर्ज्ञान का पालन करना अक्सर एक अच्छा विचार होता है। हालांकि डेटा, तथ्यों और प्रारंभिक अध्ययनों का अपना महत्व होता है, लेकिन अगर आपका अंतर्ज्ञान कुछ कहता है तो उस पर ध्यान देना अच्छा होता है। आखिरकार उपभोक्ता भी खरीदारी के फैसले करते समय अपने अंतर्ज्ञान को सुनते हैं। अब सवाल यह है कि उन्होंने अपने पेय के आकर्षण को इतनी तेजी से कैसे बढ़ाया। रेड बुल की सफलता का बड़ा हिस्सा
उनकी अभिनव मार्केटिंग रणनीति से जुड़ा हुआ है। वे समझते थे कि एक नए प्रकार के उत्पाद को पूरी तरह से नई मार्केटिंग और विज्ञापन रणनीति की जरूरत होती है। यही वह समय था जब डिट्रिच ने चालियों की रणनीतियों में से एक को अपनाने का फैसला किया, अपने व्यवसाय को अपने जुनून के साथ मिलाना। डिट्रिच को हमेशा से ही एक्सट्रीम स्पोर्ट्स से प्यार था और उस समय बहुत कम बड़े कॉरपोरेट प्रायोजक इन आयोजनों को लक्षित कर रहे थे। उनका प्रमुख प्रमोटर बनना निश्चित रूप से एक अच्छा विचार था। उसके बाद खेल, विशेष रूप से वे खेल जो रक्त को तेजी से बहा सकें, रेड बुल का नया फोकस बन गए। इसके कई कारण थे। इससे ब्रांड अलग दिखता था और इसका मतलब यह भी था कि उन्हें मुख्य धारा के आयोजनों में विज्ञापन समय के लिए हजारों डॉलर खर्च करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने एड्रेनालाइन स्पोर्ट्स को अपनाकर यह संदेश दिया कि रेड बुल सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक नहीं था, बल्कि एक जीवन शैली थी, और वह भी बहुत कूल। इसके बाद 2 लाल सांडों वाला लोगो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स इवेंट्स में हर जगह दिखाई देने लगा और धीरे धीरे रेड बुल एड्रेनालाइन, ऊर्जा और रोमांच जैसे रोमांचक शब्दों का पर्याय बन गया। संक्षेप में, चाहे वह फॉर्मूला 1 हो, फुटबॉल, स्नोबोर्डिंग या माउंटेन बाइकिंग, हर जगह रेड बुल का दबदबा था। आप रेड बुल को वहां जरूर पाएंगे। बस फेलिक्स बॉमगार्टनर की ध्यान खींचने वाली स्ट्रैटस जंप या उनके प्रसिद्ध रेड बुल फ्लग टैग प्रतियोगिताओं के बारे में सोचिए। इन प्रतियोगिताओं का नाम जर्मन शब्द फ्लग टैग से लिया गया है, जिसका अर्थ है उड़ान का दिन, और ये प्रतियोगिताएं लोगों को अपनी मानव संचालित उड़ान मशीन बनाने की चुनौती देती हैं। इससे उनके नारे रेड बुल आपको पंख देता है को एक नया अर्थ मिलता है। इन मजेदार इवेंट्स के माध्यम से रेड बुल अपने ग्राहकों के साथ गहराई से जुड़ता है और लगातार एक भावना बेचने पर ध्यान केंद्रित करके केवल एक उत्पाद नहीं, उन्होंने खुद को अपने लक्षित समूह के मन में गहराई से बिठा लिया। कंपनी की स्थापना के समय ब्रांड की रचनात्मक मार्केटिंग तकनीकें पूरी तरह से अद्वितीय थीं, लेकिन उनका साहस रंग लाया और इसने इसके दोनों संस्थापकों को अरबपति बना दिया। जब चालियों का 2012 में निधन हुआ तो वे थाईलैंड के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, जिनकी संपत्ति का अनुमान $5 बिलियन। दूसरी ओर डिट्रिच वर्तमान में ऑस्ट्रिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी संपत्ति $13.4 बिलियन है। चालियों की मृत्यु के बाद भी रेड बुल का कारोबार अच्छी तरह से चलता रहा और यहाँ तक कि 2014 का मुकदमा भी ब्रांड की सफलता को नहीं रोक सका। तब तक रेड बुल हमेशा दावा करता था कि उसके एक कैन में लगभग उतनी ही कैफीन होती है जितनी एक कप कॉफी में होती है, और कई वर्षों तक किसी ने इस दावे की जांच नहीं की। लेकिन जब एक अमेरिकी व्यक्ति बेंजामिन कैराथर्स ने पाया कि यह झूठ था, तो वह नाखुश था। उन्हें रेड बुल का नारा धोखाधड़ी वाला लगा और उन्होंने महसूस किया कि मुकदमे के लिए पर्याप्त आधार है। जूरी ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और रेड बुल को उन सभी अमेरिकी ग्राहकों को मुआवजा देना पड़ा जिन्होंने 2002 से 2014 के बीच एक पेय खरीदा था। इसके अलावा उन्होंने अपने नारे में विंग्स शब्द में 2 आई जोड़कर उसे बदल दिया। आज रेड बुल दुनिया का सबसे अधिक बिकने वाला एनर्जी ड्रिंक है। डिट्रिच अभी भी कंपनी के 49% हिस्से के मालिक हैं, जबकि अन्य 49% चालियों के परिवार के 11 सदस्यों के बीच विभाजित हैं। अंतिम 2% अभी भी चालियों के सबसे बड़े बेटे चालयम के पास है। रेड बुल आज भी इतनी अच्छी तरह से इसलिए काम कर रहा है क्योंकि ब्रांड यह जानता है कि एक विजेता घोड़े को कैसे पहचानना है। वर्षों से उन्होंने अपनी लाभदायक मार्केटिंग तकनीकों पर दांव लगाया है और उन्होंने कई दिलचस्प इवेंट्स को प्रायोजित और क्रिएट किया है, और आज तक वे अपनी रचनात्मकता का फल काटते आ रहे हैं। यह थी रेड बुल की कहानी। भले ही चालियों अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जिसे कई उद्यमी केवल सपनों में देख सकते हैं। एक वैश्विक ब्रांड। यह अंतर्मुखी थाई अरबपति अपनी विशेष ऊर्जा बढ़ाने वाली ड्रिंक से मालामाल हो गए और आज भी दुनिया भर के लोग इसे रोजाना पीते हैं। 4 दशकों से भी अधिक समय से रेड बुल ने मार्केटिंग और ब्रांडिंग के मामले में मील के पत्थर तय किए हैं और ये कंपनी उन नवोन्मेषी स्टार्टअप्स के लिए एक खाका बन गई है जो स्थायी प्रभाव डालने के लिए उत्सुक हैं। इसने एक छोटे से बाजार को $1 अरब के वैश्विक उद्योग में बदल दिया और इस प्रक्रिया में दुनिया के सबसे पहचानने योग्य ब्रांडों में से एक बन गया। इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे उल्लेखनीय लगा? Thanks for watching this video. Please subscribe to my channel.